यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनी गंधा बन जाता हूँ। मैसेज दिया, अब उसके बारे में बताता हूं। आज लाल किले से पीएम मोदी ने मुनीर और शहबाज को के भी धागे खोल दिए। मुनीर और शहबाज को ट्रंप ने चढ़ाया हुआ है, इसलिए कोई एटम बम की धमकी दे रहा है, कोई पानी की धमकी दे रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज ट्रंप के साथ साथ पाकिस्तान को भी निपटा दिया। पीएम मोदी आज पाकिस्तान के खिलाफ जिस रौद्र रूप में दिखे, उससे साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की एक बार और ठुकाई होनी तय है। नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से साफ साफ पाकिस्तान को चेतावनी दे दी और कहा कि भारत ने न्यू नॉर्मल स्थापित किया है। न्यूक्लियर धमकियों को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा तो नहीं करेगा। खून और पानी साथ में नहीं बहेंगे। आतंक और आतंकियों को पालने वाले अलग अलग नहीं माने जाएंगे। यानी पिछले 48-72 घंटे में जो ये धमकियां आ रही थी पानी को लेके पाकिस्तान की तरफ से, नरेंद्र मोदी ने आज क्लियर कर दिया कि जितना धमकाना धमका लो, हम नहीं रुकने वाले, पानी जरूर रोक देंगे तुम्हारा। सुनिए पीएम ने क्या कहा है पाकिस्तान में। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी। सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। यानी नरेंद्र मोदी ने एक लाइन में पाकिस्तान को समझा दिया कि फिर तुम मार खाओगे ही खाओगे, लक्षण तुम्हारे वही हैं भाई। और दूसरा, उन्होंने राहुल गांधी को भी जवाब दे दिया जो कहते हैं कि सेना को फ्री हैंड नहीं मिला था। नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कह दिया कि भाई सेना तय करेगी, समय जगह तरीका सब सेना तय करती है और वही करेगी और वही ठोकेगी। पाकिस्तान से अगला युद्ध जल्द हो सकता है और यह बात आर्मी चीफ खुद कह चुके। और अब जिस तरह से प्रधानमंत्री ने लाल किले से पाकिस्तान को चेतावनी दी, उससे भी लग रहा है कि पाकिस्तान का फिर से मार खाना निश्चित। और पाकिस्तान की हरकतें भी मार खाने वाली ही हैं। भारत ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा, लेकिन जो लोग भारत को रोक नहीं पाए उन्हें पाकिस्तान की सरकार अवार्ड बांट रही। जैसे कल पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर पीएम शहबाज शरीफ ने विंग कमांडर मोहम्मद मलिक रिजवान को सम्मानित किया। बताया जा रहा है कि इसी तरह पाकिस्तानी सेना के 488 अधिकारियों और जवानों को अलग अलग अवार्ड बांटे गए। यह अवार्ड भारत के S-400 सिस्टम को मार गिराने के लिए दिया गया है, जो कभी गिराया ही नहीं गया, उसका अवार्ड बांट दिया भाई लोगों ने। इसी तरह पाकिस्तानी आर्मी के चीफ मुनीर और एयरफोर्स के चीफ बाबर को भी हिलाले जुर्रत अवार्ड दिया गया, जो वॉर टाइम में पाकिस्तानी सेना को मिलने वाला दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड। अरे हिला के तो हमने रख दिया तुमको, तुम कौन सा अवार्ड दे रहे हो इनको? लेकिन ये सब नौटंकी नहीं करेंगे तो पब्लिक को कैसे पता चलेगा भाई? तो इसलिए सब करते हैं कि पब्लिक को वहां लगते रहना चाहिए कि नहीं इतना अवार्ड मिल रहा है तो कुछ तो किया ही होगा। अब सोचिए पाकिस्तान में हार पर यह जश्न मन रहा है, जब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का इतना नुकसान हुआ कि वो अभी तक उबर नहीं पाया है। भारत के एयरफोर्स चीफ कंफर्म कर चुके कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कम से कम 5 फाइटर जेट मार गिराए। इसके अलावा पाकिस्तान के 2 अवाक्स यानी एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम और एक C-130 ट्रांसपोर्ट विमान तबाह हुआ। इसके अलावा यह भी बताया गया कि अमेरिका ने पाकिस्तान को जो F-16 दिया था वो भी भारत ने मार गिराया और इस वजह से अमेरिका चिढ़ा हुआ है। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने पूरी तरह मिट्टी में मिला दिए गए, जिसमें मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर और बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर शामिल है।
पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस समेत 11 एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा था। इनमें रनवे और रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के 6 रडार सिस्टम और 3 हैंगर पूरी तरह ध्वस्त हो गए। और अब जाने माने वॉर एक्सपर्ट टॉम कूपर का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 5 से भी कहीं ज्यादा फाइटर जेट्स मार गिराए। कहा जा रहा है कि भारत ने सिर्फ 5 नहीं बल्कि 19 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान गिरा दिए। टॉम कूपर के मुताबिक S-400 मिसाइल सिस्टम की मदद से भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सीमा में 300 किलोमीटर अंदर घुसकर सटीक निशाना लगाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को मोदी ने अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। नरेंद्र मोदी महाप्लान पर काम कर रहे हैं। लड़ाकू विमानों के स्वदेशी इंजन पे काम हो रहा है और इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। और उधर नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा ऐलान भी कर दिया कि वो भारत का मिशन सुदर्शन चक्र भी लाने वाले हैं और इसके लिए 10 साल का बड़ा प्लान नरेंद्र मोदी ने बना लिया है। नरेंद्र मोदी का सुदर्शन चक्र वैसा ही होगा जैसा इजराइल के पास आयरन डोम है, जैसे अमेरिका में गोल्डन डोम पर काम हो रहा है। सुदर्शन चक्र से पूरे भारत को नरेंद्र मोदी लैस कर देंगे और इसके बाद भारत का एयर डिफेंस सिस्टम और मजबूत हो जाएगा। कोई भी भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। नरेंद्र मोदी जिस सुदर्शन चक्र के बारे में बात कर रहे थे आज, वो सुदर्शन चक्र कैसा होगा इसको भी समझिए। सुदर्शन चक्र ऐसा पावरफुल वेपन सिस्टम होगा जो दुश्मन के हर हमले को नाकाम कर देगा। ना सिर्फ यह दुश्मन के हमले नाकाम करेगा बल्कि दुश्मन के वार से कई गुना बड़ा हमला करके हिटबैक करेगा। नरेंद्र मोदी का महाप्लान यह है कि अगले 10 साल में देश की हर महत्वपूर्ण जगहों पर सुदर्शन चक्र एक्टिवेट कर दिया जाए। अस्पतालों में, रेलवे में, आस्था के केंद्रों में, हर महत्वपूर्ण जगह पर नई टेक्नोलॉजी से सुरक्षा कवच दिया जाए। यानी हर जगह इतनी सेफ हो कि आम आदमी को चिंता ही न रहे। सुनिए पीएम ने सुदर्शन चक्र के बारे में लाल किले से क्या बताया। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। आप में से बहुत लोगों को याद होगा, जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। सूर्य प्रकाश को सुदर्शन चक्र से रोक दिया था और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए थे। वो सुदर्शन चक्र के पराक्रम और रणनीति का परिणाम था। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। लेकिन यहां नरेंद्र मोदी बहुत सारा सिस्टम सुधारने में लगे हुए हैं और अगला चैप्टर उसी पर है। बांग्लादेशी, रोहिंग्या और तमाम घुसपैठियों पर सबसे बड़ा प्रहार। पीएम मोदी एनआरसी लाने का प्लान बना चुके हैं क्या? अब इसके बारे में बताता हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से घुसपैठियों पर सबसे बड़ा प्रहार किया। पीएम ने घुसपैठियों पर आज जो बात कही है वो बात दूर तक जाएगी और बहुत लोगों को इससे आग भी लगी होगी, क्योंकि जब भी घुसपैठियों को निकालने की बात आती है तो एक इकोसिस्टम इनके सपोर्ट में आ जाता है। बांग्लादेशी घुसपैठिए हों या फिर रोहिंग्या हों, जब भी इनको चुन चुन कर बाहर फेंकने की बात करो, विरोध शुरू हो जाता है। आप देखिए कि ऐसे घुसपैठियों की वजह से डेमोग्राफी में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है और ये लोग आसानी से सिस्टम में घुसपैठ करके आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड तक बनवा लेते हैं। लेकिन आज पीएम ने लाल किले से बड़े एक्शन का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने कह दिया कि इस देश में यह सफाई अभियान शुरू होगा, मिशन मोड में होगा। सुनिए जरा। चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं।
और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? यानी नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया कि घुसपैठिए अब इस देश में नहीं चलेगी। क्या नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से एनआरसी आने वाली है ये कह दिया है क्या? क्योंकि नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि वो जो करने वाले होते हैं वो पहले बता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने। बॉर्डर वाले इलाकों में डेमोग्राफी बदल रही। पीएम ने कहा कि षड्यंत्र के तहत डेमोग्राफी को बदला जा रहा है और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश को घुसपैठियों के हवाले नहीं किया जा सकता। अब वो मिशन मोड पर इसके खिलाफ क्या करने वाले हैं, एक बार वो भी सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि इसकी जरूरत पड़ी क्यों। हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया कि ये जो डेमोग्राफी में चेंज हो रहा है, साजिश के तहत हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए मिशन लॉन्च कर रहे हैं और वो मिशन मोड में काम करके तय समय में रिजल्ट देगा। और इसीलिए कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये एनआरसी का इनडायरेक्ट अनाउंसमेंट है? खैर वो तो वक्त तय कर देगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस डेमोग्राफिकल चेंज की बात कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको बताता हूं। डेमोग्राफी में बदलाव यानी किसी एक इलाके में एक समुदाय की जनसंख्या का अचानक बढ़ना और बहुसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में तेजी से गिरावट आना। इस तरह से जब जनसंख्या में परिवर्तन होता है तो उसके पीछे कई वजह होती हैं, जिनमें से घुसपैठ एक बड़ी वजह है। इसी का जिक्र पीएम मोदी ने आज लाल किले से भी किया। डेमोग्राफी के परिवर्तन पर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर यानी EAC-PM ने एक रिपोर्ट बनाई। 1950 और 2015 के बीच 167 देशों में डेमोग्राफी चेंज का अध्ययन किया गया। इससे पता चला कि भारत की जनसंख्या में हिंदुओं की आबादी 7.8% घटकर 78% के आसपास हो गई और इसी दौरान भारत में मुस्लिम आबादी 9.84% से बढ़कर करीब करीब 14%। इसी तरह से प्यू रिसर्च के मुताबिक 1951 से 2011 के बीच भारत में मुस्लिम आबादी 5 गुना बढ़ी है उनकी रिपोर्ट में। इसी दौरान भारत में हिंदू आबादी 3 गुना बढ़ी। पीएम मोदी ने जिस हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया उसके तहत क्या किया जाएगा यह भी आपको बताता हूं। घुसपैठ की समस्या को रोकने के लिए डेडलाइन बेस्ड एक्शन होगा। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन बॉर्डर वाले राज्यों पर डेमोग्राफी परिवर्तन पर नजर रखेगा। बॉर्डर वाले इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिश को नाकाम करेगा। घुसपैठियों की पहचान की जाएगी और उनको वापस उनके देश भेजा जाएगा। यानी जो लोग ये माहौल बना रहे हैं कि भाई भारत के मुसलमान पर अटैक होगा, भाई जो भारत में रह रहा मुसलमान है उस पर कोई अटैक नहीं, लेकिन कहीं से कोई बांग्लादेशी आ जाए, कोई रोहिंग्या आ जाए और उसको भी हम खिलाते पिलाते रहें, ये इस देश में नहीं चलेगा। ये क्लियर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आज जिस हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया उसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई। पीएम मोदी ने पहले एक बार कहीं कहा था कि वो जो करते हैं बताकर करते हैं। अपने भाषणों में अगले फैसले या अगले स्टेप के बारे में उनकी जानकारी होती है, पब्लिक समझ नहीं पाती।
आज पीएम मोदी ने डेमोग्राफी चेंज के खिलाफ मिशन मोड में काम की बात कही और डेमोग्राफी परिवर्तन रोकने के लिए सबसे जरूरी स्टेप एनआरसी है। तो क्या यह एनआरसी की तरफ इशारा है? लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या मॉनसून सत्र में ही ऐसा कुछ हो सकता है या फिर एनआरसी जैसी कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, क्योंकि एनआरसी को लेकर मोदी सरकार पहले भी अपनी गंभीरता दिखा चुकी है। इसलिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन को लोग एनआरसी से जोड़कर भी चर्चा कर रहे हैं। जब पीएम बोल रहे थे इसके बारे में तो अमित शाह बहुत जोर शोर से ताली बजा रहे थे। और अगर एनआरसी आएगा तो गृह मंत्रालय को ही करना रहेगा ये सब। तो क्या यह संकेत है एनआरसी का? यह आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लाल किले से बताया कि घुसपैठियों से कितना बड़ा खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ भारत में कुछ राजनीतिक दल हैं जो घुसपैठियों की चर्चा तक नहीं होने देना चाहते। जब भी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन की बात आती है ये लोग खड़े हो जाते हैं। इन लोगों को समझना होगा कि घुसपैठियों की समस्या देश की समस्या है। और आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं। साल 2024 में 1049 लोग बिना वैध दस्तावेज के पकड़े गए। इस साल जुलाई तक 3536 लोगों को बीएसएफ ने बिना दस्तावेज के पकड़ा है। 2024 में बांग्लादेश से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे 2425 लोग पकड़े गए। इस साल जुलाई तक बांग्लादेश से भारत आने की कोशिश में 1372 लोग पकड़े गए। पीएम मोदी ने डेमोग्राफी परिवर्तन के खतरे भी गिनाए। इससे देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा है। लेकिन पीएम मोदी के बयान पर भी इंडी गठबंधन पॉलिटिक्स कर रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज की बात करने वाले ये बताएं कि भारत का क्षेत्रफल 2014 में कितना था और आज कितना है। सुनिए अखिलेश यादव। भारत का क्षेत्रफल 2014 में क्या था और आज जब हम 2025 में खड़े हैं तो भारत का क्षेत्रफल क्या है? हम तो उस प्रदेश से आते हैं और हम सब लोग जानते हैं अगर मेड़ भी कोई काट दे तो हम उसकी हत्या कर देते हैं। तमाम ऐसे केस हैं गांव में। डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं। डेमोग्राफिक जो हमारी व्यवस्था है उसकी बात कर रहे हैं वो लोग। उन्हें ये जरूर बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, संगी साथियों को, कि भारत का क्षेत्रफल क्या है आज और 2014 से पहले भारत का क्षेत्रफल क्या था। इस सवाल को अखिलेश यादव क्यों पूछ रहे हैं ये सिर्फ वही समझ पाए कि क्षेत्रफल क्या। अरे यहां बात डेमोग्राफी की हो रही है, जो घुसपैठी है उनको निकालने की हो रही है, वो क्षेत्रफल पे चले। अखिलेश यादव डेमोग्राफी परिवर्तन की बात को मजाक समझ रहे हैं और पीएम मोदी पर पलटवार कर रहे हैं, जबकि डेमोग्राफी परिवर्तन का राज्यों पर क्या असर हो रहा है वो आपको समझना चाहिए। यूसीसी पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों और ईसाइयों की आबादी दोगुना तेजी से बढ़ी। चुनाव आयोग के मुताबिक उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में पिछले 10 साल में मतदाताओं की संख्या 30% बढ़ गई। यह ग्रोथ राज्य में पिछले 10 साल में जनसंख्या बढ़ने के औसत से भी ज्यादा है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में अल्पसंख्यक समुदायों की आबादी तेजी से बढ़ी है। हरिद्वार में मुस्लिम आबादी 34.3% और उधम सिंह नगर में 22.5% के पार चली गई। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी डेमोग्राफी परिवर्तन के आंकड़े चिंताजनक हैं। आजादी के बाद 1947 में पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 12% और हिंदू आबादी 88%। 2011 की जनसंख्या के मुताबिक बंगाल में मुस्लिम आबादी बढ़कर 27% और हिंदू आबादी घटकर 70.5% हो गई। अनुमान है कि 2025 में बंगाल में मुस्लिम आबादी 30% से 33% हो गई होगी। झारखंड की बात करें तो यहां आदिवासियों की आबादी 35% से घटकर 24% रह गई, जबकि झारखंड में मुस्लिम आबादी 15% से बढ़कर 27% हो गई। असम में भी यही हाल है। 1951 में 73% हिंदू और 24% मुसलमान आबादी थी। 2011 में हिंदू आबादी घटकर 62% हो गई, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़कर 34% हो गई। अनुमान है कि 2050 तक असम में हिंदू आबादी घटकर 48% हो जाएगी और मुस्लिम आबादी बढ़कर 52% हो जाएगी। यानी अगले 25 साल में असम में मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अब यहां एक बात समझिए, कुछ लोग कहेंगे कि देखिए मुसलमान की आबादी बढ़ रही है तो दिक्कत। मुसलमान की आबादी बढ़ रही है इससे दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमान की आबादी बढ़ रही है इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन बांग्लादेश और रोहिंग्या अगर आ जा रहे हैं और वो मुसलमान है और वो मुसलमान की आबादी के साथ जुड़ के उनका आंकड़ा आएगा तो वो तो बढ़ा हुआ दिखेगा। दिक्कत उनसे है कि कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या आके यहां क्यों जुड़ रहा है। इसलिए ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है।